वो चेंज करके जाने लगा। आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो अंदर से। उससे रू को पुकारा तो रू उसके साथ ही बाहर तक आई। जब यारम जाते जाते पलटा, एक किस मिल सकती है? वो जो कब से सीरियस शक्ल बनाए हुए था अब पलट कर बोला तो रू अचानक ही नर्वस होने लगी। नहीं, आप जाएं ना अपने काम पर। वो कंफ्यूज होकर बोली, तुमने मुझे इनकार किया और तुम चाहती हो मैं ऐसे ही चला जाऊं। वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। शराफत से तुम खुद मुझे किस कर दो, क्योंकि अगर मैंने किया तो तुम्हें शरीर नहीं लगेगा और हो सकता है मेरा अंदाज भी तुम्हें पसंद ना आए। अब बिल्कुल उसके करीब वो खड़ा था, जबकि रूह समझ नहीं पाई कि वो धमकी दे रहा है या फरमाइश कर रहा है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो मुंह बनाकर बोली। हाँ बेबी, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं मज़ीद बुरा होकर यहाँ रुक जाऊँ तो मुझे। उससे अपने होंठों की तरफ इशारा किया, जबकि वो बुत बनी नसें ज़मीन पर गाड़े हुए थी। फाइन। वो एक कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, आप जाएं अपने काम पर। रू उसकी नीयत देखकर फौरन बोली, ठीक है। फिर वो उससे करीब झुका। आंखें तो बंद करें। खुद को घूरते पाकर बोली, डिम्पल नुमाया हुए, जो हुक्म मेरी जान। वो आंखें बंद करते हुए बोला और एक बार फिर से उससे करीब झुका। मरती क्या ना करती, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और फिर आहिस्ता से अपने कपकपाते हुए होंठों को उसके माथे पर रखा। डिम्पल मजीद गहरे हुए। इससे ज़्यादा तुमसे उम्मीद भी नहीं थी है। थैंक यू सो मच। और रू की थोड़ी चूमता मुस्कुराता हुआ निकल गया। रू ने सुकून का सांस लिया। वो सीधा हॉस्पिटल आया और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलता हुआ अस्पताल के कमरे में आया जहाँ लैला थी। शार्फ और हिसर पहले से ही यहाँ मौजूद थे। वो तेज़ी से लैला की तरफ आया जो बेड पर बैठी हुई थी। उससे लैला को गर्दन से पकड़ा और वहीं बेड पर लिटा दिया, जबकि शार्फ और हिसर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े थे, जिन्हें इशारे से रोकता हुआ बोला, अगर एक भी कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो तुम दोनों के पैर काटकर दुबई की सड़कों पर भीख मंगवाऊंगा। और तुम्हें बहुत शौक है मरने का। हिजर, मेरा रिवॉल्वर दो, मैं एक ही बार इसकी जान निकालता हूँ। कहा था तुम्हें कि ये सारे ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सख्ती से उसकी गर्दन पर हाथ जमा हुए फनकार रहा था। डेविल, वो मर जाएगी। शारफ चिल्लाया था। मेरा सांस बंद हो रहा है। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की। हाँ, तुम तो मरना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी मौत आसान कर रहा हूँ। प्लीज़ छोड़ो मुझे, मेरा सस। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गर्दन पर दबाव होने की वजह से बोल नहीं पाई। बेकार में ड्रग्स लेने की क्या ज़रूरत थी? मेरे पास आ जाती मैं खुद गोली मार देता। उससे एक झटके से लैला को छोड़ा तो वो दूर जाकर बेड से ज़मीन पर गिरी। लैला, मेरे साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इसके बाद तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और प्लीज़, अगर तुम्हें खुदकुशी करने का बहुत शौक है तो मेरे पास आओ। तुम्हें पता है मुझे इस तरह से मौत देने में बहुत मज़ा आता है। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया डेविल। मैं तुम्हारी बीवी को सब बताऊंगी। जब उसे पता चलेगा ना कि तुम एक डॉन हो, एक कातिल हो, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ना जाने लैला में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो बोल उठी। वो उसके पास ज़मीन पर आ बैठा और एक झटके से उसे बालों से पकड़कर सीधा किया। मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। तुम्हें वो मौत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। तड़प तड़प कर मरोगी। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे सुकून नहीं, मुझे करार नहीं, तो तुम्हें क्यों लेने दूं? वो आंखों में आंसू लिए बोली। जानती हो लैला, जिंदा इंसान को ज़मीन के अंदर कैसा महसूस होता है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें एक ताबूत में बंद करके जंगल में ज़मीन के अंदर दफना रहा हूँ। वहाँ तुम्हें सांस नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सांस रुकने लगेगी। तुम ताबूत के अंदर हो, मैं तुम पर मट्टी फेंक रहा हूँ। तुम अंदर से चिल्ला रही हो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे निकालो, मुझे यहाँ से। मेरी सांस रुक रही है। तुम्हें ज़मीन के अंदर दफन करके मैं जा चुका हूँ। वो बिल्कुल उसके करीब बैठा बता रहा था। वो बहुत गौर से सुन रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वहाँ जंगली कुत्ते किसी के जिस्म की खुशबू सूंघकर तुम्हारी कब्र के ऊपर घूमने लगेंगे। इतने में वहाँ के शेर भी इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर पहुँचेंगे और कुत्तों को मारने लगेंगे। अगर तुम्हें कुत्ते खाएंगे तो शेर अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? डेविल, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ चुप हो जाओ। कब्र के अंदर आती खौफनाक आवाज़ें तुम्हें खौफसदा करेंगी। लैला ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखने चाहे, लेकिन इससे पहले ही यारम ने उसके हाथ थाम लिए।
वो इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान के गुर्राने लगेंगे। पूरा जंगल खौफनाक जानवरों की आवाज़ों से गूंजने लगेगा। कब्र के अंदर तुम्हारी सांस रुक रही होगी। तुम खुद भी अपनी सांसों की आवाज़ नहीं सुनना चाहोगी। कहीं वो जंगली जानवर तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें ज़मीन से निकालकर चीर फाड़ ना दे। फिर ज़मीन के अंदर की महलूक, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर रेंगे। प्लीज़ बस कर दो डेविल, लैला ने रोते हुए कहा। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ताबूत के अंदर वो कहाँ से तुम्हारे जिस्म पर पहुंचे। बस बस प्लीज़ मुझे कुछ मत बताओ। मैं कुछ किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बस तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताऊंगी। अपने ऊपर रेंगते जानवरों को महसूस करके वो चिल्लाई थी। अगले ही लम्हे यारम ने उसका मुंह अपने हाथ में दबोचा। अगर तुमने रूह को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी मौत को इस तरह से सोचूंगा कि तुम्हारे इन सपोर्टर्स की आने वाली 1000 नस्लें कांप उठेंगी। उससे सामने खड़े हिसर और शारिफ की तरफ इशारा किया। मुझे ब्लैकमेल करना इतना भी आसान नहीं है लैला। उसने एक झटके से लैला को पीछे की तरफ छोड़ा। इस सीने में दिल सिर्फ रूह के लिए धड़कता है। बाकी दुनिया के लिए मैं वही डेविल हूँ जिसके हाथ आज तक नहीं कांपे। जबकि बाहर बेंच पे बैठी मासूमा बुरी तरह से कांप रही थी। डेविल, मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता लैला ने ये सारा ड्रामा क्यों किया। मुझे तो बस उसके अस्पताल आने के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। मैं इन सब का साथ नहीं दे रहा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकला तो वहीं हिजर भी उसके पीछे आया, क्योंकि वो अपनी मौत वैसी नहीं चाहता था जैसी उसने लैला को उसकी मौत बताई थी। क्या आप लैला को वाकई वैसे मारने वाले हो? मासूमा ने पूछा। वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, उससे दूर दूर ही रहती थी। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो उसे मज़ीद डर लगने लगा था। लेकिन हिजर ने अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर उसे साथ आने का इशारा किया तो वो भी साथ चलती पूछने लगी। तुम्हारे बाबा को ऐसे ही मारा गया था। उन्हें भी जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया था। मैं नहीं जानता जिंदा इंसान ज़मीन के अंदर कैसा महसूस करता है, लम्हा लम्हा सांस रखते हुए कैसा महसूस होता है। उस दिन मुझे गोली लगी थी और हम जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में थे। जब बाहर से जानवरों की ऐसी खतरनाक आवाज़ें आ रही थीं, उन लोगों ने पहले तुम्हारे बाबा को ज़मीन के अंदर दफन करके उन्हें मारा और फिर बाद में जंगली जानवरों ने उनकी लाश को ज़मीन के अंदर से निकाल कर। सदीक उसके लिए अजीज था। वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। मुझे यकीन है कि तुम बहुत मजबूत हो लड़की। वो उसके सर पे हाथ रखता बाहर निकल गया, जबकि अपने बाप की बेबस मौत पर वो आंसू बहाती वहीं बेंच पर बैठ गई। डेविल, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था आज, लेकिन फिर अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज़ वसीम और राशिद का भी हल निकाल दो। वो लोग उस वीडियो को डिलीट करने पर राज़ी नहीं हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो किसी डेविल से नहीं डरते। तो चलो फिर उन्हें डराते हैं। मैं रूह के साथ एक पुरसुकून वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी सारे काम ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं रूह को अपने साथ कहीं बाहर लेके जाना चाहता हूँ, 2 टिकट्स का इंतज़ाम कर दो, लेकिन रूह के असल नाम पे। मैं तब तक अपने सारे काम निपटा डालूँगा। तुम्हारे पास बस उतना ही वक्त है पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, मैं कर दूँगा। डेविल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अलग है। क्या रूह उस ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएगी? मेरा मतलब है, तुम उस लड़की के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही पोसेसिव होते जा रहे हो। मुझे लगा था ये वक्ती एहसास है, लेकिन तुमने उससे शादी कर ली। लेकिन जब से उसे ये सब पता चलेगा, मेरा मतलब है, कौन बताएगा उसे? यारम ने उसकी बात काटी। डेविल, ये छुपी हुई बात तो नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। अगर लैला नहीं तो कोई और सही। मैंने कहा ना, जो भी मुझसे मेरी रूह को अलग करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी रूह निकाल दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मुझे वसीम और राशिद से मिलना है। वो हिजर से मज़ीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। वो हिजर के साथ वसीम और राशिद के ठिकाने पर आया था। शारिफ आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। शारिफ का कहना था कि लैला के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लैला को अपनी भाभी मान चुका था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो डेविल के सामने भी ऐसा कहता, इसलिए शराफत से उनके साथ आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को पहले से बता रहा हूँ, अगर कत्ल करने का इरादा है तो मैं अंदर नहीं आऊँगा। मैं इन गुनाहगार आंखों से कत्ल नहीं देख सकता। वो ये नहीं कह सकता था कि ऐसे ही डेविल के मारने के अंदाज से डर लगता है, लेकिन डेविल की घुरी ने उसे अंदर आने पर मजबूर कर दिया। बाहर उनके आदमी अपने अपने काम में मसरूफ थे। वो सीधे उनके ऑफिस में आए और सामने की कुर्सी पर बैठे। अगर तुम लोग फिर से उस वीडियो के लिए आए हो
तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो वीडियो डिलीट नहीं होगा। जिस तरह से तुमने वासिक मलिक को मारा है, इतना कमज़ोर हमें मत समझना। वसीम बैठते हुए बोला, अरे हमने तो वीडियो का जिक्र भी नहीं किया। बैठो, हम आराम से बात करते हैं। हिस्सर ने कहा, वैसे अगर तुम हमें नाइट सिटी वाला एरिया दे दो तो हो सकता है वो वीडियो डिलीट करने के बारे में हम सोचें। उसने नाइट सिटी एरिया का नाम लिया जो कि डेविल के कब्जे में था। मुझे मंजूर है, वो वीडियो डिलीट करो, डेविल ने कहा। वसीम ने फातिहाना नज़रों से राशिद की तरफ देखा। पहले इन पेपर्स पर साइन करो। वो सारी तैयारी किए बैठे थे। डेविल पेपर उठाकर देखने लगा। शारिफ, वसीम राशिद का ऑफिस देखो कितना अच्छा है। हिस्सा ने शारिफ को मुखातिब किया जबकि वो सोच रहा था ये फजूल में क्यों बोल रहा है। इससे कई गुना ज़्यादा हमारा ऑफिस अच्छा है क्योंकि वो साउंड प्रूफ है। शारिफ ने जितलाना ज़रूरी समझा। उनका ऑफिस शारिफ ने खुद डिज़ाइन करवाया था और इस मामले में वो बिल्कुल उर्दू जैसा था जो अपनी चीज़ को नंबर 1 समझता था। हमारा ऑफिस भी साउंड प्रूफ है, राशिद ने एक स्टाइल से कहा। थैंक यू, बस इतना ही जानना था। उसके साथ ही फुर्ती से टांग घुमाते शारिफ ने एक किक से राशिद को ज़मीन पर गिराया जबकि दूसरे को हिस्सर संभाल चुका था। डेविल, ये धोखा है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, राशिद चिल्लाया था। छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम लोग वीडियो डिलीट करना चाहोगे? और अगर तुम्हारा जवाब अब भी नहीं है तो इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ अपना काम करूंगा। डेविल उनके सामने बैठता हुआ बोला, नहीं, वो वीडियो हरगिज डिलीट नहीं होगा। वसीम चलाया। फाइन, अब मैं नहीं पूछूंगा, तुम वो डिलीट कर भी दो तो भी नहीं। डेविल ने अपनी जेब से एक प्लेट का पैकेट निकाला जिससे देख शारिफ का मुंह बन गया। यार नहीं, हम वो एसिड तेजाब क्यों लाए थे? शारिफ ने कहा। किस तरह मरना पसंद करोगे वसीम? तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। डेविल ने उसके सामने दोनों चीज़ों की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे डर जाऊंगा? मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो वीडियो तो डिलीट कैसे करवाओगे? वसीम हंसा था। उसकी हंसी ने जल्दी पे तेल का काम किया। डेविल ने उसका जबड़ा पकड़ा और तेजाब की शीशी उसके मुंह में उंडेल दी। मुझे सीरियस मौजू पे हंसने वाले लोग जहर लगते हैं। वो इतनी जोर से दौड़ा था कि साथ खड़ा राशिद कपकपाने लगा जबकि वसीम के चेहरे पर छाले फूटने लगे। उसकी सारी नसें खुल चुकी थीं। शारिफ से मजीद बर्दाश्त न हुआ। उसे उबकाइयाँ आना शुरू हो गई। वो राशिद को वहीं फेंकता वहां से बाहर की तरफ भागा। हाँ राशिद, तुम्हारे पास भी दो ऑप्शंस हैं, तुम किस तरह से मरना चाहोगे? उसे वही दो चीज़ें अब उसके सामने रखी। राशिद ने बेबसी से हिस्सर की तरफ देखा जो कह रहा था कि तेजाब से मरो क्योंकि ब्लेड से बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसे राशिद का जबड़ा पकड़ा जब उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर जगमगाता नाम देखकर उसके गाल पे डिंपल नुमाया हुए सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा था। उसने इशारे से हिस्सर को राशिद का मुंह बंद करने को कहा और खुद गहरा सांस लेकर फ़ोन अटेंड किया। हाँ जान, बहुत मिस कर रही हो मुझे? लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत सुमोकर बोला। मिस नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ कि क्या बनाऊँ? रू शर्माते हुए बोली। कुछ मत बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। हम साथ बाहर लंच करेंगे। तब तक तुम तैयार हो जाओ। अगले 15 मिनट में मैं तुम्हारे पास हूँगा। ठीक है, जल्दी आइएगा। ओके जान, मैं बस अभी पहुँचा। फ़ोन बंद करके जेब में रखते ही गाल पे डिंपल गायब हो चुके थे। एहसान मानो मेरी बीवी का, जिसने तुम्हें जीने के लिए 2 पल और दे दिए। अब बताओ किस तरह से मरना पसंद करोगे? डेविल, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। वो रोते हुए उसके पैरों में गिरा। हेजर, मैं इस तरह के केसेस में ब्लेड इस्तेमाल करता हूँ। वो बख्शने के मूड में ना था। नहीं डेविल, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ डिलीट करवा दूंगा। वो रोते हुए बोल रहा था। तुम्हें उस शख्स का वास्ता जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, तुम्हें तुम्हारे अपनों का वास्ता, खुदा के लिए मेरे बच्चे हैं वो यतीम हो जाएंगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हेजर, इसे डिटेल लेकर सब कुछ डिलीट करवा दो। बस इतना कहकर वो बाहर निकल गया जबकि हेजर परेशान हो चुका था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई मौत के मुंह से बच गया हो। डेविल की अदालत में ये लोग अक्सर मौत के घाट उतरते थे। वो कब से बाहर खड़ा हॉर्न बजा रहा था और रू को फ़ोन पर पहले ही अपने आने की खबर दे चुका था, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं थी और यारम को इंतज़ार करने की आदत ना थी। वो तेज़ी से भागती हुई बिल्डिंग से नीचे आई और आकर उसके साथ गाड़ी में बैठी। रू, ये क्या तरीका है? मैं कब से तुम्हारा यहाँ खड़े इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम ऊपर आराम से तैयार हो रही हो। मैं तैयार हो रही थी, अब तैयार होने में वक्त तो लग ही जाता है। रू ने मुंह बनाकर उसकी डांट सुनी। बिल्कुल भी नहीं रू,
तुम्हें वक्त की कदर नहीं है। तुम्हें वक्त की कदर होनी चाहिए। तुम्हें पता है इस थोड़ी देर में मैं कितने काम निपटा सकता था। और तुम इतने वक्त से ऊपर क्या कर रही थी? मैं तुम्हें वहां से फ़ोन करके बता चुका था कि मैं घर आ रहा हूँ। और तुम कौन से वो फैशनेबल लड़कियों की तरह मेकअप करती हो? फिर तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? शारम एक एक सेकंड का हिसाब मांग रहा था। आपने देखा नहीं, लेकिन मैंने मेकअप किया है। रू मुंह बनाकर बोली। हाँ बिल्कुल, मुझे नजर आ रहा है। तुम्हारी आंखों में काजल है और लबों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है। लेकिन मोहतरमा, इसे मेकअप कोई नहीं कहता। क्या मतलब? क्यों नहीं कहता? मैंने इतनी मेहनत से लगाया है। अब मैं मारिया आपी की तरह प्रोफेशनल तो नहीं हूं ना। आपको पता है, मेरी आपी इतना अच्छा मेकअप करती हैं। उन्होंने पूरा कोर्स किया है। पूरा बंदा बदल देती हैं। रू ने खुशी से चहकते हुए बताया। आज से ज़्यादा उसे कभी मारिया के इस कोर्स की खुशी ना हुई थी। ओ प्लीज़ यार, मैं तुम्हारा मारिया नामा नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। शारम सीरियस अंदाज से बोला। सज़ा? आप मुझे सज़ा देंगे? रू को सदमा हुआ। और नहीं तो सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ताकि आइंदा तुम ये गलती बिल्कुल ना करो। शारम ने झुककर उसके लबों पर अपने होंठ रखे। रू का चेहरा पल में सुर्खी झलकने लगा। हम गाड़ी में हैं। रू ने याद दिलाना ज़रूरी समझा। हाँ, इसीलिए कम सज़ा दी है। अगर घर में होते तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उससे मुंह बनाकर कहा, जबकि नसें मिलाना और मुश्किल हो चुका था। हाँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और घर वापस आने के बाद मुझसे अच्छा होने की उम्मीद भी मत करना। उससे तहे दिल से उसका लगाया इल्ज़ाम कबूल किया। वो उससे पहले शॉपिंग मॉल लेके आया और उसके लिए उसकी जसामत के हिसाब से कपड़े लेने लगा। अरे, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों बेकार में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं? रू को बेकार में इतना कुछ खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेबी, तुम पे खर्च करने से मेरे पैसे बर्बाद नहीं होते। तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। उसके गाल पे चुटकी काटते हुए कहा। फिर शॉपिंग में मसरूफ़ हो गया। उससे सब कुछ अपनी पसंद का लिया। इस बैग का मैं क्या करूँगी? मैं नहीं उठाती ये पर्स वगैरह। मत उठाओ, लेकिन पास होना चाहिए। उसे उर्दू की शॉपिंग का ज़्यादा तजुर्बा ना था। उसके हाथ में जो आ रहा था वो खरीदे जा रहा था। मैं इसे कहीं रख के भूल जाऊंगी। रू ने अपना मजाक उड़ाया। हाँ, ये भी अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपने कार रख लो। तुम जहाँ जाओगी मैं इसे उठाकर पीछे पीछे आऊँगा। यारम, आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। शारम की इस तरह की बातें रू को कंफ्यूज कर रही थी। दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा। तुम्हारा साया बन के रहना चाहता हूँ। उफ, ये शख्स इजहार के मामले में कितना अमीर था। बात बात पर अपने दिल की बात उससे कहता था। रू, अगर तुमने नाखून खाने ना छोड़े तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। यारम, उससे जब भी कोई जोमैनी बात करता है वो अपने नाखून खाना शुरू कर देती है, जबकि यारम को उसकी आदत से चिढ़ होने लगी थी। मैं नहीं खाती, ये तो खुद ही मुंह में आ जाते हैं। वो मासूमियत से बोली। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे नाखूनों की तो टांगे हैं जो अपने आप चलकर तुम्हारे मुंह तक आ जाती हैं। आज के बाद तुम्हारे हाथ तुम्हारे मुंह में देखा, तुम्हारा हाथ काट दूंगा। धमकी देता उसका हाथ पकड़कर आगे चल दिया। आप मेरे हाथ काट देंगे? रू आंखें पटपटाती पूछने लगी। शाहरुख ने घूर कर देखा। मतलब, अगर आप मेरे हाथ काट देंगे तो मैं खाऊंगी कैसे? काम कैसे करूंगी? खाना कैसे बनाऊंगी? मैं हूं ना, अपनी बेबी के सारे काम अपने हाथ से करूंगा। अगर आपको मजीद एतराज ना हो तो हम लंच कर लें। यारम फिर से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चलने लगा। हाँ चलें, वैसे भी आपकी जारहाना बातें सुन सुनकर मेरे पेट के चूहे भी खुदकुशी कर लेंगे। और अगर मैं सच में ऐसा जारहाना निकला तो? यारम एकदम सीरियस हुआ। तो मैं भाग जाऊंगी। रू हंसकर बोली। भाग कर दिखाना, जान ना निकाल दी तो कहना। हाथ की गिरफ्त सख्त हो चुकी थी, लेकिन रूह कुछ नहीं बोली, बस उसके साथ चलती रही। शायद यारम को ये बात पसंद नहीं थी कि वहाँ से दूर जाने की बात करे। दोनों ने होटल में लंच किया। यारम ने उसकी पसंदीदा डिश मंगवाई। वो आराम से खाना खा रहा था, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुका था। यारम, आप नाराज़ हैं? रूह जो कब से नोट कर रही थी कि वो उससे बात नहीं कर रहा, पूछने लगी। हाँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर खाने खाने में मसरूफ़ हो गया। सॉरी यारम, मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। रू ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। ठीक है, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। यारम ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए कहा। रू ने एक नज़र पूरे होटल में डाली
जो लोगों से भरा हुआ था। यारम, यहाँ सबके सामने। वो आंखें निकाल कर उससे देखने लगी। क्यों? बीवी हो मेरी, सबके सामने खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? आप घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। रू ने हार मानते हुए कहा। यहाँ क्यों नहीं? अगर मुझे राजी करना चाहती हो तो यहीं सबके सामने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। यारम प्लीज ऐसे मत करें, रू ने मिन्नत करते हुए कहा। ठीक है, तुम मुझे नाराज ही रहने दो। यारम ने नाराजगी से चेहरा फेरा, जबकि डिम्पल साफ शरारत की गवाही दे रहा था। लेकिन रू को होश ही कहाँ था डिम्पल का। वो तो बस उसकी नाराजगी का सोचकर परेशान हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आगे उससे हार मान ली और अपने हाथ से निवाला बनाकर उसकी तरफ किया, जो यारिम ने मुस्कुराते हुए खाया। लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसे मजीद शरारत सूझने लगी। बेबी, क्या कर रही हो यार, लोग देख रहे हैं। वो शरारत से बोला। रू ने घूरकर उसकी तरफ देखा। वो उसी की बात मान रही थी और अभी मजीद नखरे दिखा रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, रू ने मुंह बनाकर कहा। तो यारम का कहका बुलंद हुआ। रू के सामने पहली बार यारम इतना खुलकर हंसा था। मगर तुम बहुत अच्छी हो। उसने प्यार से उसका गाल छुआ। आपकी डिम्पल से बिल्कुल प्यारे नहीं हैं और आप मुस्कुराते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, रू ने मजीद मुंह बनाकर कहा। ओए, मेरे बारे में जो बोलना है बोल लो, लेकिन मेरे डिम्पल्स के बारे में कुछ मत बोलना। मेरी बीवी मरती है इन पर। यारम ने आंख दबाते हुए कहा। आपकी बीवी भी बुरी है, आप भी बुरे हैं, आपके डिम्पल्स भी बुरे हैं और आप हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। रू को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन इस तरह से गुस्सा निकालती हुई यारम को बहुत क्यूट लग रही थी। वो उसकी मासूम बातें सुनकर हंस रहा था, जबकि दूर कोई था जो उनकी इस हंसती खेलती जिंदगी को देखकर खुश नहीं था। आने वाला वक्त उनके लिए बहुत कुछ चला रहा था, जिसके लिए यारम तैयार था, लेकिन रू नहीं। शारफ अभी अभी ऑफिस में आया था। देखा तो लैला बैठ के रो रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी और वो लैला के लिए परेशान भी था। लेकिन लैला की हालत देखकर उसे पता नहीं क्यों मजा आ रहा था। ठीक है, लैला डेविल से प्यार करती थी, बल्कि करती है, लेकिन डेविल ने तो उसे कभी नहीं कहा था कि वो उसके लिए ऐसे जज्बात रखे। ये उसकी उदास सा मोहब्बत थी। लैला, क्यों रो रो कर हलकान हुई जा रही हो? बस कर दो, अपने आगे पीछे देखो, यहाँ बहुत लोग हैं मोहब्बत के काबिल। तुम तो एक ही इंसान से दिल लगाकर रोने बैठ गई हो। मुझे देखो, मैं तो हर इंसान से मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझे एक बार ठुकरा दे मैंने दोबारा उसकी तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। शारफ ने अपनी मसाल दी। अक्सर लड़कियां उसे अपने पास बुलाती थीं और वो खुशी खुशी सबके पास जाता था, और जो लड़की उसकी तरफ से मुंह फेर लेती वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। 25 साल का ये लड़का ना सिर्फ बहुत खूबसूरत था, बल्कि बहुत शौक तबीयत रखता था। लेकिन ये बात लैला के लिए कोई अहमियत न रखती थी, क्योंकि वो शारिफ की तरह वक्ती मोहब्बत नहीं करती थी। वो डेविल को दिल और जान से चाहती थी, लेकिन डेविल ने उसकी जगह किसी और को दे दी। उसका दिल चाहता था कि वो रूह को जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन जिस तरह से डेविल ने उसकी मौत का नक्शा खींचा था वो ये सोचकर भी काम चाहती। अच्छा यार, रोना धोना बंद करो, मैं बहुत दिनों से बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई चैलेंज दो। वो उसे बातों में लगाने लगा। शारिफ अक्सर जब बोर होता तो लैला और हिजर उसे ऐसे चैलेंज देते थे जिन्हें हर हाल में करते हुए वो अपनी बोरियत दूर करता था। तुम्हें चैलेंज पूरा करना है ना? मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। तुम्हें डेविल के फ्लैट में जाना होगा, और वो भी डेविल को बताए बगैर, वो भी अकेले, और उसके घर जाके उसकी बीवी को बताओगे कि लैला, ये नहीं कि मैं उसकी बीवी से कहीं दर्जे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हूँ। दिमाग खराब हो गया है, डेविल मेरी जान निकाल देगा। शारिफ अच्छा खासा बौखला गया। क्यों, तुम्हें चैलेंज चाहिए था? मैंने तुम्हें चैलेंज दे दिया। अब तुम डेविल को बताए बगैर उसके घर जाओगे, और उसके बाद जब मैं उसे बताऊंगी कि तुम उसके घर में हो तो वो तुम्हारी बोरियत बहुत अच्छे तरीके से दूर करेगा। लैला, जो कब से उसकी बातें सुन रही थी, अपनी टेंशन भुलाकर उसे चैलेंज देने लगी। शारिफ का हमेशा से एक रिकॉर्ड था, वो जो भी चैलेंज लेता उसे पूरा करना चाहता, किसी भी कीमत पर। और अब तो लैला को उसे खुद कहकर ये चैलेंज लिया था। उसे तो अब इस चैलेंज को किसी भी हाल में पूरा करना था। वो अपना सारा काम निपटा कर अपने रूम में रेस्ट करने आई थी। यारम ने उसके लिए नौकर का इंतजाम करने के लिए कहा, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। उसके आने से पहले भी यारम सारे काम खुद करता था। उसे तो वैसे भी काम करने की आदत थी। अगर ये सारे काम करने के लिए भी कोई नौकर आता तो उसके लिए करने को कुछ नहीं बचता, और घर में काम ही कितना था। सारा काम निपटा कर वैसे भी वो कितनी ही देर फारिग बैठी रहती।
अभी वो सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आई थी जब दरवाज़ा बजा। टाइम देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। यारम का तो अभी फ़ोन आया था, वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो फिर कौन हो सकता है दरवाजे पर? यारम ने इस तरह से किसी के लिए भी दरवाज़ा खोलने से मना कर रखा था। रू दरवाजे के करीब आकर पूछने लगी, कौन है? तो बाहर शारिफ बोला, अरे शारिफ भाई। रू खुश दिली से उसे खुशामदीद करने लगी। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ लड़की, वो कहता हुआ अंदर आकर बैठा। जी कहें, क्या कहने आए हैं? इज़र तो उसे बिल्कुल अपनी किसी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन ये शारिफ काफ़ी नकचिड़ा था। वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था और आज उससे मिलने चला आया। हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि लैला तुमसे अच्छी और तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसे जल्दी जल्दी चैलेंज खत्म करके यहाँ से निकलना था। ये तो मुझे भी पता है कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छे का तो नहीं कह सकती, मैं उनके पास ज़्यादा देर तो नहीं रही, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। रू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो लड़की, ये सारी मीठी मीठी बातें ना तुम सिर्फ भाई के सामने किया करो, मेरे सामने नहीं। आज फिर उसे अचानक ही याद आ गया कि डेविल उसके भाई जैसा है, या शायद उसे बताना चाहता था कि डेविल की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। खाना खाया आपने? रू पूछने लगी। नहीं, अभी नहीं खा पाया, अभी जाके खाऊंगा। हाँ, चाय ले आओ तुम। उससे कहा डेविल के घर में कभी खाने पीने को कुछ नसीब हुआ था जो उम्मीद रखता। हाँ, लेकिन जब से ये लड़की आई थी उसके हाथ का मज़े मज़े का खाना दूसरे तीसरे दिन नसीब हो जाता। लेकिन फिर नखरा दिखाना भी तो ज़रूरी था। आखिर लैला का दोस्त था और उसे लैला का ही देवर बनना था, और उसका दिल भी तो कहता था कि लैला उससे अच्छी और उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये बात अलग थी कि वो ये बात बताने के लिए कभी यहाँ ना आता। रू मुस्कुराते हुए उसके लिए खाना लेकर आई। आप आराम से खाना खाएं, फिर मैं आपको चाय बना के दूंगी। खाली पेट चाय नहीं पीते। शारिफ को इस वक्त बहुत भूख लगी थी, इसलिए सारे नखरे एक तरफ रखकर खाना खाने लगा। अब यारों को पता लगने से पहले उसे कुछ न कुछ खाने को तो नसीब हो ही चुका होता, वरना क्या पता शारम सजा के तौर पर उसे कैदखाने में डाल देता। शारिफ में बचपना था और छोटा होने की वजह से अक्सर गलतियां कर जाता था, जिसकी सजा के तौर पर डेविल उसे कैदखाने में डालता और वहाँ उसे पतली दाल और रोटी के साथ खाना खाने को मिलता। और सामने रखी चिकन कढ़ाई उस पतली दाल रोटी से तो अच्छी ही थी, बल्कि बहुत मज़े की भी थी। तुम मेरी शक्ल देखना बंद करो, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। उसने ऑर्डर दिया था, जैसे सामने रू नहीं बल्कि कोई वेट्रेस खड़ी हो। चलो, आज यारम के आज तक दी गई सजा का बदला वो रू से ले रहा था। ये बात अलग थी कि अगर यारम को इस बारे में पता चल जाता तो वो उससे उल्टा लटकाने में एक सेकंड न लगाता। अच्छी लैला है, खूबसूरत लैला है, और चाय लेकर मैं आऊं। रू जो कब से उसके नखरे बर्दाश्त कर रही थी उसके सामने आकर बैठ गई। वो तो चाय की उम्मीद लिए बैठा था, अचानक उसे घूरने लगा। तुम भी अच्छी हो तो चाय तो दे ही सकती हो, शारिफ ने मासूमियत से कहा। वो चाय का आशिक था और चाय के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। मैं भी अच्छी हूँ या मैं ही अच्छी हूँ? वो दोनों हाथ सीने पर बांधे उससे पूछ रही थी। चाय के साथ पकोड़े भी मिलेंगे? उसे झांझी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, ज़रूर मिलेंगे। तुम लैला से ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा अच्छी भी हो, शारिफ किसी रिपोर्ट की तरह बोला था। रूकी तो हंसी निकल गई। और अगर तुम मुझे चैलेंज करोगी तो ये बात लैला के मुंह पर जाकर कहूँगा। मैं आपको ऐसा चैलेंज क्यों दूंगी? रू ने कन्फ्यूज होकर पूछा। क्योंकि सब मुझे चैलेंज देते हैं जिन्हें मैं पूरा करता हूँ। हमारी ज़िंदगी में ना हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी हमें कोई भी टास्क दे सकता है। डेविल कहता है हमें हर किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ज़िंदगी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी मुझे चैलेंज करता है ना, उसका चैलेंज हर कीमत पर पूरा करता हूँ। तो ये बात है, फिर तो मैं भी आपको एक चैलेंज दूंगी। ठीक है, इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मैं अच्छा हूँ या हिजर? शारिफ को आज पहली बार ये लड़की इतनी बुरी ना लगी थी। शायद आज से पहले वो उसे लैला की नजरों से देखता था। आपसे तो कभी तफसीली बात ही नहीं हुई। हाँ, हिजर भाई बहुत अच्छे हैं। उसे दिल से तारीफ की। मतलब हिजर मुझसे ज़्यादा अच्छा है? शारिफ ने मुंह बनाकर पूछा। पानी पूरी खाती हो तुम? शारिफ अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल हुए लोगों को अक्सर अपने पैसों से पानी पूरी खिलाता था। क्या? पानी पूरी यहाँ दुबई में? वो तो खुशी से बेहोश होने वाली थी, जबकि पानी पूरी का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया था। हाँ, मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ,
लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं सब कुछ करूंगी जो आप कहेंगे, रू ने खुशी से चहकते हुए कहा। लड़की, पहले बात तो सुन लो। शारिफ ने उसे हवाओं में उड़ने से पहले ही खींचकर जमीन पर ला पटका। तुम्हें अपने प्यारे लाडले भाई हिजर के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़कर चिल्ला चिल्लाकर 5 बार कहना होगा कि शारिफ हिजर से बेहतर है। हिजर एक नंबर का लोफर है, शारिफ का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। शारिफ ने छुपा छुपा कर कहा, इसके बदले मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 5-5 प्लेट पानी पूरी खिलाकर खिलाऊंगा। और अगर आराम से कहूँ तो एक प्लेट मिलेगी क्या? रू ने मासूमियत से पूछा। हाँ प्यारी बहना, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हिजर के कान में कहना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाज़ा बजा और दोबारा इतने जारहाना अंदाज से बजा कि दोनों अपनी जगह उठकर खड़े हो गए।